नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड से कविता के बहाने शीर्षक कविता पढ़ेंगे, जिसके कविवर कुंवर नारायण जी हैं। और ये कविता इनके इन दिनों नामक संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने कविता में का जो मूल भाव है उसका मैं संक्षिप्त परिचय आपको दे देती हूँ। इसमें आज का समय जो है वो कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक ये है कि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, भौतिकवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस भौतिकवाद के दबाव में, यांत्रिकता के इस दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात से हम आज का समय आशंकित है। ऐसे में ये जो कविता है वो कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से लेकर, फूल से लेकर बच्चे तक जाती है। और इस कविता में कविता की सामर्थ्य और उसकी अपार संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, ये कविता ये बताती है कि जहां कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां पर सीमाओं के बंधन खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो सीमाएं भाषा की हों या साहित्य की हों या किसी भी तरह की हों, सीमाओं के बंधन टूट जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जहां पर भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां पर सारे बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। चाहे वो सीमाएं घर की हों, बाहर की हों, भाषा की हों, समय या काल की हों। तो देखते हैं कविता के बहाने कविता क्या कहती है। कविता की अपार शक्ति का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, चिड़िया क्या जाने। कविता की अपार शक्ति का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि चिड़िया खुले आकाश में विचरण करती है और उसे देखकर कवि की कल्पनाएं भी ऊंची ऊंची उड़ान भरती हैं। चिड़िया और कविता की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता भी चिड़िया की उड़ान की तरह एक उड़ान है, क्योंकि चिड़िया कविता की तरह अपने आकाश में विचरण करती है और कविता अपने नए नए भाव, नए नए रंग, नई नई संवेदनाएं, नए नए विचारों और नए नए कल्पनाओं की उड़ान भरती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। परंतु चिड़िया और कविता की उड़ान में बहुत फर्क है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान ससीम है किंतु कविता की उड़ान असीम है। कैसे है? कविता एक बार लिख दी जाती है। आप देखते हैं, साधारण अगर शब्दों में मैं समझाऊं तो वो ये है कि आज हम हजार साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं और जो कुछ भी लिखा जाता है वो देश और काल की सीमाओं के बंधनों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आज हम हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं और सिर्फ हम ही नहीं, विश्व के समस्त लोग पढ़ते हैं। उन पर न जाने कितनी रिसर्च करते हैं और न जाने क्या क्या उस पर लिखा जाता है। तो जो एक बार लिपिबद्ध हो जाता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसी में से एक कविता भी है जो एक बार लिख दी जाती है तो वो देश और काल की सीमाओं को पार करके विश्व में छा जाती है। तो कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में बहुत फर्क है। चिड़िया एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकती है, उसके बाद उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। लेकिन कविता जब एक बार रच दी जाती है तो वो
देश दुनिया से बाहर और हमेशा हमेशा के लिए समय और काल की सरहदों को पार करके वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो कविता की उड़ान बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता का विषय कुछ भी हो सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हर चीज पर कविता लिखी जा सकती है, हर विषय पर कविता लिखी जा सकती है, हृदय की हर गहरी संवेदनाओं पर कविता लिखी जा सकती है। और इसीलिए कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसीलिए कहा गया है कि कवि की कल्पनाएं असीमित होती हैं, उसके भाव, उसके विचार और उसकी जो भी नए नए रंग, नए नए भाव जो है वो असीमित होते हैं। और किसी भी विषय पर, किसी भी भावना पर, किसी भी संवेदना पर कविता, किसी भी समस्या पर कविता लिखी जा सकती है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, किंतु चिड़िया की सीमा है। चिड़िया की उड़ान की तुलना में कविता की उड़ान ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा सशक्त होती है और ज्यादा सामर्थ्यवान होती है और स्थायी होती है, असीमित होती है। तो कविता की इस ऊंची उड़ान के महत्व को चिड़िया कभी नहीं समझ सकती है, क्योंकि चिड़िया एक निश्चित सीमा तक ही उड़ना जानती है। कविता की व्यापकता को चिड़िया नहीं समझ सकती है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, घर के भीतर की गतिविधियों पर तो कविता लिखी जाती ही है। हर घर घर की कहानी कविताओं में व्यक्त होती है, हर मनुष्य के हृदय की हर भावना पर कविता लिखी जाती है। पर बाहर, घर के बाहर की दुनिया पर भी और दुनिया भर की समस्याओं पर, दुनिया भर की बातों पर, दुनिया भर के जितने भी विषय हैं उन सब पर कविता लिखी जा सकती है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, घर घर की कहानी व्यक्त होती है कविता में, हर किसी की संवेदनाएं व्यक्त होती हैं कविता में, हर तरह के भाव व्यक्त होते हैं कविता में। और घर के बाहर की, संसार भर की जितनी भी विषय होते हैं उन सब पर कविता लिखी जाती है। कविता की इस व्यापकता को चिड़िया कभी नहीं समझ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगाकर, कविता पंख लगाकर सब जगह घूमाती है, देश और काल की सरहदों को पार करके घुमाती है और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इस बात को ये बात चिड़िया की समझ के बिल्कुल परे है। तो कहने का मतलब ये है कि चिड़िया की उड़ान प्राकृतिक है और उसकी एक सीमा है। वह खुले आकाश में विचरण तो कर सकती है, लेकिन हृदय की सूक्ष्म भावनाओं में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो प्रकृति ससीम है, लेकिन कविता असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कविता भावों के पंख लगाकर मानव मन की गहराइयों में प्रवेश करती है, लोगों के हृदय को छू लेती है, लोगों के घर घर में प्रवेश करती है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है और कहीं भी छा सकती है। दूसरा पद देखते हैं कविता का। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पर देखिए आप, जो पहला पद मैंने पढ़ाया इसमें जो आप भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य लिखेंगे, उसमें काव्य सौंदर्य में आप लिखिए कि भाषा बहुत ही सरल, सहज, प्रवाहमयी है। इसमें गीतात्मकता नहीं है, इसे गाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुकात्मकता बहुत सुंदर है। जाने, माने, बहाने, ये जो शब्द हैं, ये तुकांत शब्दावली का प्रयोग करने से कविता अत्यंत प्रभावशाली बन गई है। और इसके अलावा जो अनुप्रास अलंकार है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रश्नालंकार है। और इसके अलावा मानवीयकरण कविता का किया गया है। इसमें कहा है ना, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता के पंख, मतलब कविता उड़ रही है, मानवीयकरण किया गया है कविता का। तो अनुप्रास है, प्रश्नालंकार है, मानवीयकरण अलंकार है, बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और इस तरह से बहुत ही प्रभावशाली प्रश्न शैली में कविता बहुत ही रोचक बन पड़ी है। इस तरह के विशेष बनाकर आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। आइए हम इसका दूसरा पद पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों को खिलता देखकर कवि फूल और कविता की तुलना करते हैं और कहते हैं कि कविता फूलों को खिलता देखकर पुष्पित और
फूलों की तरह वो भी पुष्पित और पल्लवित होती है, वो भी खिलती है और उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए सौंदर्य आ जाते हैं। परंतु फूल और कविता के खिलने में अंतर है। कविता भी खिलती है नए नए भावों के साथ, नए नए रंगों के साथ, नए नए विचारों के साथ, नई नई संवेदनाओं के साथ कविता खिलती है फूल की तरह। लेकिन फूल और कविता के खिलने में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है। फूल के खिलने से लेकर मुरझाने तक की एक निश्चित अवधि होती है और उसका मुरझाना निश्चित होता है और इसलिए फूल बेचारा ससीम है लेकिन कविता असीम है, क्योंकि कविता एक बार खिलने के बाद कभी नहीं मुरझाती है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है, चिरस्थायी हो जाती है। तो जिस प्रकार फूल खिलकर लोगों के मन को बांध लेते हैं, लोगों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, उसी तरह कविता भी अपने नए नए भावों के साथ लोगों के हृदय को छूती है और उन्हें आनंदित, आह्लादित करती है, प्रसन्न करती है और उनकी भावनाओं को समेटकर उन्हें अपनी सी महसूस होती है। तो इस तरह से महक कर दूसरों को महकाना फूलों की प्रकृति है और महक कर दूसरों को महकाना कविता की भी प्रकृति है। लेकिन कविता हमेशा के लिए होती है और फूल की एक निश्चित अवधि होती है, खिलने से लेकर मुरझाने तक की एक निश्चित सामर्थ्य होती है। तो फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब देखिए, इसमें कवि कहते हैं कि फूल जो बेचारा फूल है वो सौंदर्य से, खुशबू से भरा तो होता है, लेकिन उसकी एक निश्चित सीमा है। कविता के खिलने का महत्व वो नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो एक इस रहस्य से, इस मर्म से वो अपरिचित है, क्योंकि उसे तो खिलना है और खिलकर एक दिन मुरझा जाना है। परंतु कविता फूल से अधिक मूल्यवान होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कहने का मतलब यह है कि कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि हर स्थान पर, हर जगह पर, जहां पर भी वो कविता जाएगी वहां पर खिलकर लोगों को आनंदित करेगी और उनकी भावनाओं के साथ सामंजस्य बैठाएगी और उन्हें सुकून देगी। बिना मुरझाए महकने के माने, इस प्रकार बेचारा फूल तो अपनी सुगंध बिखेर कर एक दिन मुरझा जाता है, पर कविता बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। इस रहस्य को फूल कभी नहीं समझ सकता। तो कविता एक निश्चित अवधि में खिलकर मुरझा जाती, तो फूल एक निश्चित अवधि के लिए खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता अनंत काल तक महकती रहती है। तीसरा पद देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने, बच्चा क्या जाने नहीं लिखा है। इस कविता में ये बताया है कि जहां पर रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सारे बंधन खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चाहे वो बंधन घर का हो, देश का हो, काल का हो या भाषा का हो, सारे बंधन टूट जाते हैं। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों को खेलता देखकर कवि भी अपनी कविता में शब्दों से खेलता है। कवि अपनी कविता में नए नए भावों, विचारों और संवेदनाओं के साथ शब्दों के खेल खेलता है। तो कविता भी एक खेल है बच्चों के बहाने। सभी बच्चे, जिस प्रकार बच्चे किसी भी घर में जाकर खेलते हैं, बच्चों के लिए सारे जो निषेध हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, वो सबको अपना समझते हैं। बच्चे निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं और पवित्र हृदय के होते हैं, इसलिए वो अपना पराये का भेद नहीं रखते हैं और उनके लिए खेलने की कोई सीमा नहीं है। वो किसी के भी घर में घुसकर खेल लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनके लिए कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा मायने नहीं रखती है। तो उसी प्रकार वो सभी घर को एक कर देते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। कभी इस घर में घुसकर खेलते हैं, कभी उस घर में चले जाते हैं और इस तरह से अपने पराये का भेद खत्म करके वो सारी सीमाओं को खत्म कर देते हैं। उसी तरह कवि भी है जो हर किसी की भावनाओं को अपनी कविता में व्यक्त करता है और वो अपने पराये का भेद नहीं खेलता। कवि शब्दों का शब्दों से खेलता है, क्योंकि कवि का कर्म है शब्दों से खेलना, और वो इस तरह से
शब्दों के माध्यम से वो अपने मन के, बाहरी संसार के और अपनों के, परायों के, सबके भावनाओं को वाणी देता है और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हर भावना पर कविता लिखता है, हर भावना को वाणी देता है। और इस तरह से जो कवि कर्म है वो बच्चों के खेल के समान कविता भी एक खेल है। और कवि ये कहते हैं कि इसमें ये संदेश दिया गया, बच्चा ही जाने का मतलब ये है कि कवि और बच्चे जो हैं वो मतलब सोच समझकर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वो बहुत ही निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। कवि बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है, बहुत सरल हृदय होता है उसका, और वो इस तरह से वो सभी की भावनाओं को वाणी प्रदान करता है। तो इस तरह से ये जो कविता है, ये कविता के बहाने कविता की अपार संभावनाओं को व्यक्त करती है और ये तय करती है कि कविता का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये प्रकृति है, तब तक कविता का अस्तित्व इस संसार में बना रहेगा। मानवीयकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, और माने जाने हर कविता, हर पैराग्राफ में आपने देखा है वो तुकांत शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा बहुत ही सरल, सहज, प्रवाहमयी है, गीतात्मकता बिल्कुल नहीं है, तुकात्मकता है। तुकांत शब्दावली से कविता में बहुत ही सुंदर प्रभाव आ गया है। और इस तरह से ये आप विशेष लिखेंगे और छोटे छोटे प्रश्न के आंसर आप बनाकर लिखेंगे। और इस कविता के लिए आज के लिए यहीं तक। सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगली कविता के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।